हेलो बच्चों। इस समय आरओ और पुलिस की भर्ती के लिए आप लोग काफ़ी दिन से लगे हुए होंगे। पुलिस की भर्ती तो ऐसा हुआ है कि जैसे अभी आ ही नहीं रहा है, लेकिन फिर भी उसका सिलेबस इतना हल्का नहीं है कि आप लोग उसको बहुत आसानी तरीके से तैयार कर लेंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि पूरे सिलेबस को जितना दिन बचा हुआ है उसको कंप्लीट करने के लिए सही दिशा में काम करना होगा। एक चीज़ और, जैसे आरओ की भर्ती का सिलेबस अलग है और यूपी पुलिस का सिलेबस बिल्कुल अलग है, लेकिन दोनों में बहुत कुछ समानताएं भी हैं। आप एक चीज उदाहरण से समझिए कि अगर आप सही तरीके से अगर चीजों को नहीं पढ़ेंगे तो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। जैसे आरओ की भर्ती के लिए हर साल जो भर्ती आती है लगभग 5-6 लाख लड़के फॉर्म इसमें डालते हैं। और पुलिस की भर्ती की बात अगर की जाए तो 30 लाख बच्चे उसमें फॉर्म भरते हैं। और सिलेक्शन कितना होगा? आरओ में सीट है ही कितना? आरओ में अगर आप सीट को देखेंगे तो 411 2023 में सीट आया हुआ है, जिसमें से अगर 2021 की बात की जाए, इससे जो पहले वाली जो भर्ती आई थी उसमें 300 समथिंग सीटें थी, जिसमें 4000 समथिंग बच्चे पास हुए थे। ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि जो भी आपकी सीट रहेगी, जितनी भी सीट होगी, चाहे पुलिस की हो या आरओ की हो, दोनों में सीटों के अनुसार बच्चे बहुत ज़्यादा होंगे। पुलिस में अगर 30 लाख बच्चे भर्ती फॉर्म अप्लाई करेंगे तो अब सोच लीजिए आप 50,000, 60,000, कभी 62,000, कभी 65,000 सुनने को मिल जा रहा है। जो भी भर्ती आएगी उसमें से अगर 1 लाख भी मान लिया जाए, जो कि बहुत ज़्यादा ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर 1 लाख भी भर्ती मान लिया जाए तो भी 25 लाख अगर फॉर्म गिरते हैं तो 24 लाख बच्चे पहले से ही स्पष्ट है कि फेल होने वाले हैं। यही हाल आरओ में भी है। 5 लाख फॉर्म गिरेंगे। 5 लाख फॉर्म तो गिरेंगे, लेकिन सीट कितनी है? लगभग 5 लाख फॉर्म में 411 सीट दिया हुआ है इस बार 2023 में। 411 सीट में अगर प्री की एग्जाम की बात किया जाए तो लगभग 13 से 15 गुने बच्चे क्वालिफाई करते हैं। यानी ओवरऑल 5,000 बच्चे मान लेते हैं प्री में क्वालिफाई करेंगे, तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा कंपटीशन है दोनों दोनों एग्जाम को लेकर। इस दोनों एग्जाम को बोलने का मुख्य उद्देश्य मेरा यह है क्योंकि यही दोनों एग्जाम के बच्चे काफ़ी दिन से तैयारी के लिए लगे हुए हैं। तीसरा कोई फॉर्म दिख भी नहीं रहा है और यही दोनों मार्केट में बार बार समय समय पर देखने को आपको सुनने को मिल जाता होगा। एक चीज़ और, कि अगर कोई भी भर्ती की तैयारी होती है तो बच्चे सिलेबस को छोड़ करके कभी इधर कभी उधर ऐसे तैयारी करने में लग जाते हैं। आपको उदाहरण बताना चाहेंगे, जैसे छावनी के बच्चे होते हैं। छावनी का मतलब है दिल्ली जो बच्चे निकल जाएं, इलाहाबाद जो निकल जाएं, या फिर पटना बच्चे जो निकल जाएं, वो बाकी बच्चों से क्यों अलग होते हैं? उसका कारण है, वो बच्चे जो सिलेबस को तो पकड़ते ही हैं, एक साथ उस अपने पैटर्न को कभी दिशाहीन होते ही नहीं है, क्योंकि उनके साथ उनका ग्रुप होता है, पूरा एक माहौल मिल जाता है। आप छावनी के बच्चों को देखेंगे, या तो वो टीचर होते हैं, किसी अच्छे कोचिंग में पढ़ा रहे होते हैं, या फिर वो जितनी कंपटीशन भर्ती निकलती है वो सारी सिलेक्टेड सीटें वो सारी हजम कर जाएंगे। तो बाकी बच्चे जाएंगे कहाँ? मतलब वो जो 30 लाख फॉर्म बच्चे भरे हैं उसमें से 1 लाख ही बच्चे अगर क्वालिफाई हो रहे हैं तो 29 लाख तो पक्का पहले से ही है कि फेल होने के लिए फार्म भरेंगे। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई तो यही है। तो आपको क्या करना होगा? आपको यह करना होगा कि अगर आप पुलिस की तैयारी करते हैं तो पुलिस की तैयारी के लिए जो भी उसका सिलेबस है समय के अनुरूप उसको कंप्लीट कर लीजिए। और जैसे ही फॉर्म आ जाता है, एग्जाम डेट अनाउंस हो जाता है, तो बस आपको एक ही काम करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। ये चीज आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन कहना आसान है, इतना जल्दी से चीजें हो नहीं पाती हैं। जो नए बच्चे हैं, अभी किसी का इंटर क्वालिफाई किया होगा, बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो काफी दिन से लगे होंगे, हर तरह के बच्चे होंगे। इसको एक उदाहरण से समझा जाए, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश पुलिस में अगर बात की जाए तो टोटल आपके 150 क्वेश्चन है। 38 क्वेश्चन आपके जीएस के हैं जी। पहले जीएस पे ही काम किया जाए। आपको पता है 38 क्वेश्चन जीएस से आएंगे। अब रही बात, कुछ कभी बच्चों के मन में यह आता है कि सर 38 क्वेश्चन जो है, या किसी भी 100 क्वेश्चन जीएस का है या 38 क्वेश्चन है, परसेंटेज में अगर 100 को उसकी गणना की जाए, तो यह भ्रम में मत रहिएगा कि कोई भी क्वेश्चन बाहरी आता है या कोई क्वेश्चन इतना कठिन होता है कि वो बिल्कुल आपके सिलेबस से बाहर ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता है, सब सिलेबस से होते हैं, बशर्ते बच्चे सिलेबस को पकड़ नहीं पाते हैं समय के पहले। आप हिंदी में यह बात नहीं कह पाएंगे। हिंदी में ऐसा एक भी क्वेश्चन बता दीजिए जो आपको लगे कि सिलेबस से बाहर है। मैथ में भी यह बात नहीं कह पाएंगे आप, रीजनिंग में नहीं, तो जीएस में ऐसा क्यों कहेंगे?
जीएस में ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि समय के पहले वो चीज तैयार ही नहीं हो पाता है। चलिए जीएस की बात किया गया है, 38 क्वेश्चन अगर आता है जीएस में, आएगा ही 38 क्वेश्चन। अभी सिलेबस वैसे आया नहीं है, पुराने बेस पर हम बोल रहे हैं। 38 क्वेश्चन अगर आता है तो उस 38 क्वेश्चन को समय के पहले कैसे तैयार किया जाए, केवल हम पुलिस की बात कर रहे हैं, आरओ की बात इसमें नहीं कर रहे हैं। तो पुलिस की बात अगर 38 क्वेश्चन आता है तो उस 38 में आप क्या करेंगे। देखिए क्वेश्चन कोई भी आयोग 3 पैटर्न पे काम करके बनाती है। पहला पैटर्न क्या है कि पुराने जो भी एग्जाम हुए हैं, 18 में एग्जाम हुआ था, 17 में, 16 में, इससे पहले जो भी पुलिस का एग्जाम रहा हुआ है, वो सारे सिलेबस के पैटर्न पे कुछ क्वेश्चन उठाए जाते हैं और ये क्वेश्चन होते हैं 20% मैक्सिमम, 10 से 20% के एवरेज में ये क्वेश्चन आते हैं। दूसरा पैटर्न क्या है, दूसरा क्वेश्चन बनाने वाला प्रोसेस में दूसरा मतलब उसका टाइप क्या है, तो दूसरे क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, दूसरे होते हैं जो आयोग ने पहले से सिलेबस दे दिया है। जैसे किसी भी प्रदेश का अगर जीएस का क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस राज्य का संस्कृति कला आपको जानना तो वैसे भी जरूरी है, एग्जाम तो अगर किनारे कर दीजिए, वैसे भी आपकी यह प्राथमिकता है कि जिस राज्य में आप रहते हैं उस राज्य का आपको टोटल डिटेल कंप्लीट होना चाहिए। आपका संविधान क्या है, आपका देश का संस्कृति क्या है, आपके लोगों के जो प्रदेश सरकार बजट बनाई है या जनगणना कितनी है, सारा चीज वैसे भी जानना चाहिए। लेकिन अगर एग्जाम की बात की जाए तो जो भी आपकी यूपी का, अगर यूपी का ही हम लोग को देना है तो यूपी की जो संस्कृति है, संस्कृति में आपके बजट, जनगणना और बाकी कल्चर भी आ जाएंगे। यहाँ समझाने के लिए इस चीज को रखा जा रहा है, ऐसे ही नहीं। तो उस चीज को कंप्लीट करने करेंगे उसमें से आ जाएगा 5-7 क्वेश्चन, यानी 38 क्वेश्चन का लगभग 10% कर दीजिए। बाकी सिलेबस के क्वेश्चन होते हैं, जैसे हिस्ट्री से जो आपको पता ही है जो पूछा जाएगा, भूगोल का भी, बाकी जो भी सिलेबस के हैं वो पूछा जाएगा। अब रही बात की 38 क्वेश्चन में आपको करना क्या है, कि जैसे मान लीजिए मेरा पहला प्रश्न है जैन धर्म से संबंधित, ठीक, एक उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं, मान लीजिए जैन धर्म से संबंधित एक प्रश्न है आपका, तो आप क्या करेंगे कि जैन धर्म का एक क्वेश्चन आया है, मान लीजिए किसी में पूछ लिया जैन धर्म के पहले संगीति कब हुई, या जैन धर्म के संस्थापक कौन है, या जैन धर्म के कौन 24वें हैं, कौन 23वें हैं, ये भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। जैन धर्म को अपनाने वाले कौन से प्रमुख राजा हैं, या कोई भी क्वेश्चन जैन धर्म से संबंधित। तो आप करेंगे क्या कि मान लीजिए जैन धर्म से क्वेश्चन मेरा आया है, तो पहला काम आप क्या करेंगे कि जैन धर्म में 2011-12 से स्टार्ट कीजिए और 2020 तो एग्जाम ही नहीं हुआ, 18 तक के एग्जाम में क्या करेंगे, उस जैन धर्म से संबंधित सारे प्रश्न पहले आयोग वाला कलेक्ट कर लीजिए। और किसी किताब पर मत आश्रित रहिएगा, ये सोच लीजिए कि किसी किताब में मिल जाएगा या किसी कोचिंग संस्थान के जरिए मिल जाएगा, मिलता भी है, लेकिन खुद जब तलाशेंगे तो आप वो सही फील कंप्लीट कर पाएंगे। तो करेंगे क्या, आप जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन को उठा लिए, पहले आयोग के सारे प्रश्न लिख लिए, उसके बाद दूसरा काम यह कहिए कि दूसरा काम, जैसे जैन धर्म को आपने पहले क्या किया, आयोग के 2010 से जो भी 18 तक के पुलिस की एग्जाम हुई है उसमें जो भी जैन धर्म से संबंधित प्रश्न आया है उसको आप कॉपी में इंडिकेट कर दीजिए, लिख लीजिए। जैसे कॉपी मान लीजिए, उदाहरण के तौर पे यहाँ कॉपी है, इसी से उदाहरण बताते हैं, इसको हमने नाम क्या दे दिया, जैन धर्म, ठीक। आपको लगेगा सिलेबस बहुत बड़ा है, सिलेबस बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है और ये एग्जाम के समय बहुत आसान हो जाएगा। तो आपने क्या किया, पहला काम 2010 से 18 तक जो भी पुलिस की एग्जाम हुआ है प्रदेश में, जैन धर्म से संबंधित या बौद्ध धर्म से संबंधित कोई क्वेश्चन आया है तो मैंने इस कॉपी में लिख लिया, ठीक। ऐसे ही आप 38 कॉपी बनाएंगे 10-10 रुपए वाली खरीद करके, अजीब लगेगा लेकिन बहुत जरूरी होता है। अब जैसे मान लीजिए जैन धर्म, बौद्ध धर्म के हमने आयोग के प्रश्न इसमें लिख लिए, उसके बाद दूसरा काम क्या करेंगे, ऐसा तो है नहीं पूरी कॉपी भर जाएगा जैन धर्म आयोग, जो भी आयोग के प्रश्न आया 4-5 क्वेश्चन ही मिलेगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, आप दूसरा काम यह करेंगे कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म या कोई भी जो आप टॉपिक उठाएं उस कॉपी के लिए, उसको पूरा खुद से लिखना शुरू कर दीजिए कि जैन धर्म में क्या क्या हुआ था, पहला क्या हुआ था, दूसरा क्या हुआ था, तीसरा क्या हुआ था, वो सारी चीजें कंप्लीट कर लीजिए। और उसके बाद इस कॉपी को रख दीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन उठा लीजिए। दूसरा मान लीजिए एसडीजी आ गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इकोनॉमी का ये एक लैंग्वेज, ये तो इकोनॉमिक्स में भी आता है और कभी कभी करंट में दे देता है कि एसडीजी में कई प्रश्न उठाए जा सकते हैं कि स्थापना कब हुई, तो लिखेंगे 1 जनवरी 2016, या फिर एसडीजी क्या है, लक्ष्य क्या है 2030 तक है, इसके 17 टारगेट क्या है। ये जो भी एसडीजी से कंप्लीट क्वेश्चन है जो इकोनॉमिक्स के हैं वो भी उसको एक अलग क्वेश्चन में बनाएंगे।
यानी उस कॉपी का नाम होगा SDG। ऐसे आप 38 कॉपी बनाएंगे समय के कंप्लीट होने से पहले, और जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा ये 38 कॉपी, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस 38 कॉपी का आपने एक कैप्चर तो कर लिया, क्योंकि आपको पता नहीं है कि इस बार आयोग क्या कर सकता है। एक चीज और जान लीजिए कि हम लोगों तो इस पे बेसिक चीजों पे काम कर लिए। होता यह है कि आप इस प्रदेश में रहें या इस देश में रहें, आपने करंट न्यूज को इतना महत्व देना चाहिए जितना बाकी सब्जेक्ट की तुलना में ज्यादा, थोड़ा और ज्यादा। जैसे उदाहरण के लिए आपको बताएंगे कि करंट न्यूज, कुछ करंट न्यूज तो दिखता है सीधे कि अरे 2023 में फीफा किसने जीता, 2023 में इसका नाम क्या बदला गया, या 2023 में बजट की कुल राशि कितनी थी। एक तो ये करंट न्यूज हो गया। दूसरा करंट न्यूज क्या होता है, जैसे किसी संविधान का कोई आर्टिकल चर्चा में हो या कोई संवैधानिक कल्चरल चीज चर्चा में हो। उदाहरण के तौर पे अगर अयोध्या ही चर्चा पे है तो बाबर से संबंधित भी मुद्दे उसमें उठाए जा सकते हैं, वो भी करंट हुआ। आर्टिकल 25 हो, 370 हो, 370 आए दिन कुछ ना कुछ कुछ दिन में पेपर में आपको दिखाई दे देता है। तो राजा हरि सिंह से संबंधित सारे मामले उस समझिए करंट ही है। देश दुनिया में किस देश से आपके क्या क्या संबंध चल रहा है, कौन से मामले पहले ऐतिहासिक चीजों से लिंक हुए हैं, जैसे गांधी जी का कोई धरोहर है उससे कोई लिंक हो, चर्चा हो, या हाल ही में कोई उससे संबंधित पुरस्कार हो। आयोग क्या करती है, वो यह तय करना चाहती है कि हमें उस बच्चे को चाहिए जो हर एक चीज में सबसे यूनिक हो। आपको पहले ही बताया कि 30 लाख में बच्चे, आपको मुश्किल से 1 लाख भी बच्चे पास हो जाएं, 60,000 पास होंगे लगभग में, तो 60,000 सीटें, बाकी तो सब वैसे ही हैं। तो हमको तो यूनिक बच्चा लेना है ना, और यूनिक बच्चे के लिए यूनिक क्वालिटी भी होना चाहिए। तो करना आपको क्या होगा कि आपको उस समय के अनुरूप पहले ही, समय से पहले ही, अभी भर्ती नहीं आ रही है, भर्ती कब आएगी इसी में पूरा दिन लगा रहता है, जबकि अभी कोई सिलेबस का चीज तैयारी नहीं है। आपके अंदर भी अंदर महसूस हो रहा होगा कि भर्ती आएगी, हम मेरा होगा भी नहीं, ऐसा भी लग रहा होगा, कह नहीं पाएंगे मुंह से, आत्मा कह देता है। गांधी जी बोले नहीं थे कि अंतरात्मा जो कहता है वो बिल्कुल सत्य है। तो आपको क्या करना है, बेहतर खाना खाना पानी कीजिए, पोषक तत्व लीजिए, लोहा हुआ शरीर में जाए। लोहा का मतलब ये नहीं कि सरिया खा लीजिएगा, लोहा का मतलब है या कोई भी चीज आयरन, उसको कंप्लीट कीजिए। और उसके बाद उस सारी चीजों को एक रूम लीजिए। कुछ बच्चे इस समय लगे हुए हैं कि यहाँ पढ़ाई किया जाए, ग्रुप में पढ़ा जाए, वो पढ़ा जाए, सब बहुत अच्छा है, लेकिन एक बंद कमरे में जो असली पढ़ाई होती है उसकी तुलना किसी से की ही नहीं जा सकती है। आज आपको हर जगह प्लेटफॉर्म पे हर बच्चे मिलेंगे, टीचर मिलेंगे, इनकी बेसिक पढ़ाई जो होती है असल में कमरे बंद करके ही होती है। और आपको सिलेबस को नहीं छोड़ना है। सिलेबस अगर आपने छोड़ दिया तो पूरी पढ़ाई आपकी समझ लीजिए बिना बिल्कुल दिशाहीन होगी, उसका कोई मतलब ही नहीं। जैसे कहा जाता है ना हिंदी में, अंधेरे में तीर चलाना, वैसा ही है। आपको पता ही नहीं है, आरओ भी भर रहे हैं, उसी में पुलिस भी भर रहे हैं, कोई और भी भर्ती आया है क्या बिहार उहार का, वो भी भर दीजिए। और वो सारा फॉर्म भर देंगे और सिलेबस किसी का नहीं कंप्लीट करेंगे, सोचेंगे कि सारा सिलेबस तो लगभग लगभग एक ही है। ऐसा होता नहीं है, सिलेबस में बहुत ज्यादा गैपिंग होता है और सिलेबस की ही सारी लड़ाई है। इसीलिए बच्चे, कितने बच्चे क्या करते हैं कि दिल्ली निकल जाते हैं, पटना निकल जाते हैं, इलाहाबाद निकल जाते हैं, इनको छावनी कहा जाता है। वहाँ का माहौल ही ऐसा होता है कि बच्चे एक दूसरे को देखते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, दिन रात उसमें लगे होते हैं, और वो जा करके तब जा करके वो एक तय करते हैं। देखते हैं आप, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए बच्चे 2-2 साल 3-3 साल पहले निकल जाते हैं। तो यूपीएससी हो या ग्रुप डी हो, एक चीज भ्रम मत पालिएगा कि ये बहुत उसका सिलेबस बड़ा है तो उसके लिए ज्यादा समय। ग्रुप डी निकालना भी इतना आसान है नहीं आज के दौर में। तो छोटा एग्जाम हो या बड़ा एग्जाम हो, उसके सिलेबस को आप लोग को एक तय समय के अंदर ही समाप्त करना होगा। कोई भी एग्जाम हो, अगर 50 क्वेश्चन है तो 50 कॉपी बनाइए, 38 क्वेश्चन है तो 38 कॉपी बनाइए। बाकी जीएस अगर आपका कंप्लीट हो गया तो ये रीजनिंग, हिंदी और मैथ, ये एवरेज बच्चों का लगभग सबका ठीक होता है। और ऐसा नहीं है कि इसको हम बिल्कुल बाइकआउट कर रहे हैं, लेकिन जीएस वो रोल निभाता है जो आपको पास और फेल के बीच में खड़ा हो जाता है। तो हमसे बस यही कहना है, चूंकि आज तो हमको वो कंप्लीट करना था, बात बताना था। आगे अगर हम फिर इसकी बात रखेंगे, आप लोग मन से पढ़ाई करिए, बहुत जल्दी हो सके भर्ती आएगा। अब क्या कहा जाए इस पे, कहते कहते तो 5 साल बीत गया, लेकिन हो सके भर्ती अगर आ जाए, यह ज्यादा इंतजार करने से बेहतर है सिलेबस की तैयारी करिए। ठीक है, ठीक है।
तैयारी करिए आप लोग।